वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस अकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। सो आज है 9 फरवरी। स्टार्ट करते हैं आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इवेंट रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसकी डिस्कशन और एनालिसिस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से, इंडिया म्यांमार सुना होगा, क्यों है न्यूज़ में? आप पेपर पढ़ते हैं, आपको तो ज़रूर पता होगा। पेपर नहीं पढ़ते तो न्यूज़ चैनल तो देखते ही होंगे, नहीं देखते? लोगों से बात तो करते होंगे ना, नहीं करते हैं क्या? अच्छा, अगर नहीं करते तो करिए, नहीं न्यूज़पेपर पढ़ते तो बिल्कुल पढ़िए। मैं बताती हूँ क्यों है न्यूज़ में इंडिया म्यांमार। सी, इंडिया और म्यांमार दोनों ही सेम कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर में थे, ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। आज़ादी मिली म्यांमार को, उसके बाद फिर क्या हुआ? ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने बाउंड्री लगा दिया। बाउंड्री लगाने के बाद क्या होता है? फैमिली सेपरेट हो जाते हैं, जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो सेपरेट हो गए। इसलिए 2018 में इंडिया और म्यांमार दोनों की गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट के अंडर में वो उन्होंने साइन किया FMR, फ्री मूवमेंट रिजीम। उसमें क्या था, जैसे मान लो ये इंडिया का है, ये म्यांमार है, तो इसमें इस एग्रीमेंट में ये बात कहेगी कि म्यांमार के सिटीजन इंडिया में आ सकते हैं। जैसे मान लो ये 16 किलोमीटर के दायरे तक विदाउट एनी वीज़ा और पासपोर्ट। सेम इंडिया के जो सिटीजन हैं वो म्यांमार में जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा और पासपोर्ट 16 किलोमीटर के दायरे तक ही। तो ये थी FMR, इसीलिए न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? कि करंट गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा है कि हम इसको स्क्रैप करेंगे, सस्पेंड करेंगे, और जितनी भी हमारा लेंथ है इस पर हम फेंसिंग करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे ताकि लोगों की आवाजाही रुक सके। तो मतलब फिर से पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए होगा, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। करंट अफेयर्स का पार्ट है, स्टैटिक से लिंक है। अब बताइए कि किसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके, भारत म्यांमार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से बताएं कि कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत कथन है। ठीक है, ये जो है ना, ये बहुत बड़ी दुश्मन होती है हमारी, गलत करके आ जाते हैं बच्चे। तो बताओ आप कौन सा होगा। चलो, इतना बताने से पहले मैं समझाती हूँ आपको कि बात क्या है। मैंने आपको बताया कि होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम डिसीजन लिए हैं कि हम जो है ना इंटायर लेंथ जो है इंडिया म्यांमार का, उस पर हम फेंसिंग करेंगे। ओके, जो रोक देगा फ्री मूवमेंट को, बिल्कुल रुक जाएगा। हमारा जो बॉर्डरी है 1643 का, जिसमें स्टेट्स आते हैं, असम नहीं आता, ठीक है, तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये इंडिया के जो स्टेट्स हैं जो म्यांमार में लगते हैं, वो मतलब इन सारे स्टेट्स में हम बाउंड्री लगाएंगे ताकि जो फ्री मूवमेंट रिजीम में लोग जो आ जा रहे हैं वो रुक जाए। ये आर्टिकल आई थी, इसमें कहा गया, ऑब्वियसली कुछ भी गवर्नमेंट अगर कुछ भी नई चीज़ लाती है तो बहुत सारे लोग उसको प्रेज करते हैं, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ होते हैं। तो जब आई थी तो असम, हालांकि वो नहीं है बाउंड्री स्टेट, फिर भी उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, प्लीज़ करो। इनफैक्ट मणिपुर ने तो इसकी बात कही थी कि आप प्लीज़ FMR को स्क्रैप करो। क्यों? क्योंकि इंसर्जेंसी बढ़ रही है, लोग अब इलीगल तरीके से 16 किलोमीटर की बात कही है, उतनी मतलब उतना कंट्रोल नहीं रहता है यार, तो वो और अंदर आ जाते हैं और इंसर्जेंसी बढ़ जाती है। तो मणिपुर ने तो कहा था कि आप इस चीज़ को स्क्रैप करो, ठीक है, तो ये सब बात इसमें कही गई है। लेकिन नागालैंड और मिजोरम ने कहा है कि आप ये गलत कर रहे हो क्योंकि परिवार फिर से अलग हो जाएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल था जो न्यूज़ में आया था। मैंने आपको बताया क्या है FMR, क्यों सस्पेंड हो रहा है, मैंने आपको बताया बॉर्डरिंग स्टेट कौन सा है। म्यांमार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, वो हमारा नेबरिंग कंट्री है। नेबरिंग कंट्री, मैंने आपको मालदीव्स के टाइम में भी बताया था कि कभी भी किसी नेबरिंग कंट्री में डिस्टेबिलिटी होती है तो उसका कहीं ना कहीं असर हमारे कंट्री पे भी दिखता है। कैसे दिखता है? बिल्कुल दिखता है, रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ जाएगा। अगर वो लोग वहाँ खुश नहीं रहेंगे तो वो उड़ के हमारे यहाँ ही तो आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे तो हम पे प्रेशर बनेगा। हमारे यहाँ वैसे भी रिसोर्सेज की इतनी कमी है। दूसरी बात, म्यांमार का लोकेशन देखो, काफ़ी स्ट्रैटेजिक है। वो एकमात्र ऐसा कंट्री है जो हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है उस पर हमको पास प्रोवाइड करवाता है। म्यांमार को गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट आसियान कंट्रीज़ भी कहा जाता है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने म्यांमार में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रखा है, जैसे कि IMT, नाम सुना है IMT का? इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ये ना बन रहा है, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा इंडिया और म्यांमार और थाईलैंड को, ठीक है। चलो, तो ये है हमारा प्यारा भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट। अरुणाचल प्रदेश में लग रहा है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इसमें लग रहा है बाउंड्री, बिल्कुल लग रहा है। म्यांमार है ये।
तो FMR क्या था मैंने आपको बता रखा है, दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट था। 16 किलोमीटर के अंदर तक हम विदाउट वीज़ा आ जा सकते हैं। 2018 में इंप्लीमेंट हुआ था। किसके अंडर इंप्लीमेंट हुआ था? तो इंडिया की एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके अंडर में हुआ था। मैंने आपको ये भी बताया कि इंडिया और म्यांमार का रिलेशनशिप हमारे लिए सिग्निफिकेंट क्यों है। मैंने आपको बताया कि नेबरिंग कंट्री में स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे एक पॉलिसी भी है कि पहले तो हम सबसे पहले अपनी नेबरिंग कंट्री का भला करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया है। फिर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया ने म्यांमार में कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट बनाया है। क्या है ये कालादान मल्टी मॉडल? इज इट कोलकाता से हम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ जाएंगे सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार में है वाया सी रूट, और फिर हम जाएंगे ऐजवाल में। तो ये लिंक करता है, ये जो रूट है वो लिंक करता है, प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी इंडिया को उसके नॉर्थ ईस्ट स्टेट से। तो हम इतना लंबा रूट क्यों लेंगे? हमारा अपना कंट्री है, हम ऐसे भी तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बट वो लंबा पड़ेगा काफ़ी रूट इसके कंपैरिजन में। और दूसरी बात क्या है कि इंडिया और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है चिकन नेक कॉरिडोर, जो काफ़ी छोटा सा है और वो ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक रहता है वहाँ पे। और दूसरी बात ऑब्वियसली चिकन नेक कॉरिडोर चाइना का प्रेजेंस है, तो इसीलिए ये बन रहा है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट। चलो, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो अब शायद क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे। बताओ आंसर क्या होगा इसका? बताओ बताओ। बताओ क्या ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है? म्यांमार इज द ओनली आसियान कंट्री ज्वाइनिंग इंडिया। म्यांमार भारत से सटा एकमात्र आसियान देश है। सही है ये बात? बिल्कुल सही है। और बॉर्डरिंग स्टेट असम लगती है? मैंने बताया नहीं लगती है। क्या क्या लगती है? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अर्ना मामी म्यांमार को लगती है, ये नहीं लगती। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। हाँ जी गलत हुआ। तो आपसे स्टेटमेंट में क्या पूछ रहे हैं? आइश इनकरेक्ट कौन है? इनकरेक्ट 2 है, तो 2 ओनली। चलो इजी था, काफ़ी इजी था। चलो, तो इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है काफ़ी पोरस है, पुअरली गाइडेड है, मैंने बता रखा है आपको, और इंसर्जेंसी से प्रोन है, बिल्कुल है। और म्यांमार जितने भी ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया है उसके प्रॉक्सिमल में आता है। तो इंडिया में भी इस रूट के थ्रू ड्रग की तस्करी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, इसीलिए फेंसिंग कर रहे हैं। और तो और क्या होता है कि बहुत सारे रिबेल ग्रुप ना इंडिया में हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप है। तो क्या होता है कि जब इंडियन पुलिस जाती है या फिर वहाँ इंडियन की जो सेंट्रल आर्मी है वहाँ जाती है उनको हटाने के लिए, वो भाग के म्यांमार भाग जाते हैं। फिर जब वो वापस आती है वापस इंडिया आ जाते हैं, फिर उनको पकड़ने जाते हैं। तो ये होते रहता है, तो इसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट था। और म्यांमार स्टार्टिंग से बहुत अनस्टेबल रहा है। जब म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिला तो उसके बाद वहाँ पे मिलिट्री रूल आई, बहुत मुश्किल से डेमोक्रेटिक रूल आया। डेमोक्रेटिक रूल भी जब आया ना तो वहाँ पे मिलिट्री का प्रेजेंस काफ़ी था। जैसे कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी मेंबर है उसमें से 25% जितने भी मेंबर्स होंगे वो मिलिट्री द्वारा अपॉइंटेड रहेंगे। मेजर मिनिस्ट्रीज लाइक एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज वगैरह हो गया या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री होगा, ये मिलिट्री के अंडर में आता है। तो इतना ज़्यादा हस्तक्षेप रहेगा मिलिट्री का, तो ऑब्वियसली डिसस्टेबल तो होगा वो कंट्री। उसके बाद अभी 2-3 साल पहले से वहाँ पे मिलिट्री कूप है। तो ये जब हुआ तो सारे कंट्रीज़ स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हमेशा डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती हैं उन्होंने काफ़ी इस चीज़ का क्रिटिसिज्म किया। इंडिया बीइंग दी नेबरिंग कंट्री, उन्हें भी इंडिया को भी क्रिटिसाइज़ करना चाहिए था, पर इंडिया ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, ना ही इसे प्रेस किया, ना ही सपोर्ट किया। हम इंडियंस ने पॉलिसीज़ ऑफ स्ट्रेटेजिकली रिमेन साइलेंस का ये अपनाया। रिमेन साइलेंट क्यों हम चुप रहे हैं इस चीज़ पे? क्योंकि यहाँ पे हम अपने नेशंस इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सो मिलिट्री जो है वहाँ की जो मिलिट्री है वो इंडिया की बहुत हेल्प करती है। लाइक एक ग्रुप था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, मिलिटेंट ग्रुप था। इंडिया ने म्यांमार की मिलिट्री के साथ सर्जिकल स्ट्राइक किया इनके अगेंस्ट। क्यों स्ट्राइक किया था? क्योंकि नाक में दम कर रखा था इन लोगों ने। हमारे जो इंडियन पर्सनल्स हैं, जो हमारी आर्मी तैनात है वहाँ पे, उन लोगों को एम्बुश कर दिया था। तो सर्जिकल स्ट्राइक किया था इंडिया ने, किसके साथ? म्यांमार की मिलिट्रीज के साथ। इसीलिए इतना जब कुछ हो रहा है म्यांमार में फिर भी इंडिया स्ट्रैटेजिकली साइलेंट है और अपना चुपचाप से बॉर्डर बना रहा है, क्योंकि जान रहा है कि
सही है अब यही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफ़ी लंबा हो गया ये क्वेश्चन पर ज़रूरी था। थीम क्या था? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल म्यूटिलेशन। महिला जनांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? थीम क्या था बताइए। ये जो डे बनता है वो 6 फरवरी को बनता है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सी बहुत सारे रिलीजन्स में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स है, बहुत सारा अलग अलग कल्चर है, तो उसमें ये एक रिचुअल कहा जाता है, रिचुअल कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। तो उसमें है कि हम फीमेल के जेनिटल्स को सर्कमसाइज करेंगे, उस रिचुअल का वो पार्ट होगा। तो ये ऐसा होते आ रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं सही है यार, मतलब किसी की बॉडी काफ़ी अनएथिकल है और इन्फेक्शन की प्रोन हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकना है, इस चीज़ को रोकना है, ये क्यों नहीं होना चाहिए, इसका अवेयरनेस फैलाना है। इसके लिए हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं, वो है 6 फरवरी, ऑब्जर्व करते हैं। उसका थीम क्या था आप बताइए। सी ऑप्शन देख के जिसको आता भी होगा वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। हर वॉइस हर फ्यूचर, ये इसका थीम था। मैंने बताया 6 फरवरी को होता है, इसका थीम था हर वॉइस हर फ्यूचर। काफ़ी फैक्टफुल, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही न्यूज़ में है, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2004। कितना पैसा लगेगा भाई साहब अगर गिरोह में शामिल रहोगे? फाइन देना पड़ेगा। लोकसभा में अभी पारित हुई है। क्यों आया ये बिल? बहुत लंबे समय से इसका डिमांड चल रहा था और इस साल तो बहुत ज़रूरी हो गया था। राजस्थान का टीचर रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया था, कांस्टेबल बिहार वाला। यार बहुत बुरा लगता है, बच्चे इतनी मुश्किल से पढ़ के जाते हैं, इतनी मेहनत करके जाते हैं और एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो नहीं सही होता है। तो उसी को हटाने के लिए बिल आई गई है, बहुत सारा प्रोविज़न दिया गया है। इसमें प्रोविज़न है कि अगर आप पेपर लीक में पाए जाते हैं तो आपको 3 से 5 साल की सज़ा होगी। अगर आप गिरोह में शामिल हैं तो 10 साल की सज़ा होगी। पैसे अलग से फाइन देने पड़ेंगे और फाइन प्लस जितना भी कॉस्ट आएगा फिर से एग्जाम करवाने का आपको वो भी देना पड़ेगा। काफ़ी बढ़िया बिल है। बहुत कम ऐसा बिल आता है जहाँ पे लूपहोल्स निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये अभी आया है, पेपर्स पढ़े नहीं है इसके, पढ़ेंगे तो लूपहोल्स में निकल जाएंगे, बट अभी तक तो वैसा कुछ निकला नहीं है। इतना कुछ बता दिया, अब बता दीजिए कितना लगेगा। ऑब्वियसली 4 करोड़ तो लगेगा नहीं, इतना बड़ा अमाउंट है, 1 करोड़। चलो तो मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए ऑब्वियसली इतना हैवी पनिशमेंट देंगे तो कौन करना चाहेगा, डरेंगे ना लोग। तो ट्रांसपेरेंसी को और एग्जाम फेयर हो इसके लिए ये बिल लाई गई है। इसमें 3 से 5 साल की सज़ा उन्हें दी जाएंगी जो पेपर लीक से जुड़े रहेंगे। अगर उनका गिरोह है तो उनको 10 साल तक का और इम्पोज भी होगा 1 करोड़ का फाइन। उसके अलावा रिकवरिंग कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, जितना भी एग्जाम करवाने में पैसा लगा है वो भी अलग से देना पड़ेगा। और इस बिल में एक और बात कही गई कि हम एक हाई लेवल की कमेटी गठित करेंगे जो कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होता है उसको और सिक्योर करने का काम करेगी, है ना। तो ये बिल प्रपोज करता है हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी जो कंप्यूटराइज जो एग्जाम होते हैं उसको हम और सिक्योर कर सके। तो ये था उसका क्वेश्चन, ये था उसका एक्सप्लेनेशन। होप आपको समझ में आया होगा, ना समझने वाली इसमें कोई बात नहीं होगी। चलो थ्रिप्स परवी स्पाइनस क्या है ये बताइए। हाल ही में समाचारों में देखी गई थ्रिप्स परवीनी पाइनस किस प्रजाति से संबंधित रखती है? एलिमिनेट करें? बिल्कुल करते हैं। कंगारू लिजर्ड क्या था? वेस्टर्न घाट में पाया गया था। छोटी सी छिपकली उड़ उड़ जाती है, बहुत दिन बाद देखी गई थी। तो नहीं यार ये तो नहीं होगा। चलो मेलानिस्टिक टाइगर, मतलब ये मेलानिस्टिक टाइगर है, याद है पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? सिमलीपाल, याद आया? क्या है सिमलीपाल? मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व का सफारी बन रहा है, पहला सफारी। मेलानिस्टिक मतलब ब्लैक टाइगर, कहाँ बन रहा है? उड़ी बाबा, उड़ीसा में। कट गया। स्नो लिपर्ड, याद है? स्नो लिपर्ड क्या पढ़ा था हमने हिम तेंदुआ के बारे में? पहला सेंसस आया है। टोटल कितने ये हिम तेंदुआ है इंडिया में? 718। याद आया कुछ? बिल्कुल याद आया होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ है? लद्दाख में है। उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। बचा क्या? इन्वेसिव पेस्ट। तो ये इन्वेसिव पेस्ट है थ्रिपस परवी पाइनस। ओके चलो ये देख रहे हो, ये जो कीड़ा दिख रहा हो, ये इसी के बारे में कहा जा रहा है। इतना कहानी जो है ना मैंने बताया आपको, इसी के बारे में कहा गया है। क्यों कहा है ये कहानी? तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने राज्यसभा में कहा है कि ये आ गई है, ये जो कीड़ा है ये क्रॉप्स वगैरह को नुकसान पहुंचाएगी। ये तेलंगाना में और आंध्र में देखी गई है। क्रॉप्स वगैरह को स्पेशली ड्रमस्टिक कौन सा जो मोदी जी कहते हैं बहुत खाने में अच्छा होता है और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ड्रमस्टिक मतलब सहजन, बिल्कुल उसी पे अटैक करेगी सीधा। पिजन पी और मैंगो। चलो 2015 में पहली बार देखी गई थी। ये सब आपको नहीं याद रखना, आपको नाम याद रखना है, बस हो गया, वहीं तक रह जाओ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जी किशन रेड्डी जी ने हाल ही में फाउंडेशन स्टोन ले किया है, कहाँ, किस चीज़ के लिए? कंट्री का फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम के लिए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी? ये आपके ऑप्शंस हैं, बताइए। फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम, डिजिटल नेशनल म्यूजियम, डिजिटल नेशनल, डिजिटल। लास्ट ईयर बजट में हमारी निर्मला सीतारमण जी ने एक लाया था भारत श्री रिपोजिटरी, उसमें कहा था कि जितने भी हम हमारे जो भी इंस्क्रिप्शन है उसको डिजिटली स्टोर करेंगे भारत श्री के अंदर, तो उसी के अंतर्गत ये म्यूजियम आएगा जहाँ पे हम डिजिटली स्टोर करेंगे जो हमारी जितने भी इंस्क्रिप्शन है उसको। तो इसका पहला बार ये हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है आप बताइए, बताइए बताइए, बहुत ईजी है। एलिमिनेट करिए क्या? चलो बिल्कुल करते हैं, फेवरेट काम है हमारा। चलो सबसे पहले झारखंड, यार रट गया होगा, फ्लोर टेस्ट हुई है, कौन बना सीएम? चंपा सोरेन। 81 क्या? असेंबली। लोकसभा 14 बिल्कुल, राज्यसभा 6 और गवर्नर सीपीआर, सीपी राधाकृष्णन। झारखंड तो नहीं, गुजरात। चलो बताओ क्या होगा गुजरात? कितना बार बताया है, सीवीड क्या? कॉन्फ्रेंस पहला किसके लिए? कल्टीवेशन प्रमोट करने के लिए, किसका? सीवीड का। चलो गुजरात नहीं, और भी गुजरात में कुछ हुआ था, कल ही बताया था, भारत रंग महोत्सव, तो गुजरात भी गयो। न्यू दिल्ली बताओ, न्यू दिल्ली में क्या क्या हुआ है? ये हो सकता है दिल्ली में? नहीं यार, दिल्ली में तो कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बिम्स्टेक का एक्वेटिक चैंपियनशिप, बिम्स्टेक याद है ना? चलो बताओ बिम्स्टेक में कौन सी कंट्री नहीं आती है? नेपाल आती है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। और क्या हुआ था न्यू दिल्ली में? उल्लास फेस्टिवल, बिल्कुल। तो दिल्ली भी गई, इतनी सारी कुछ हो गई है, बचा क्या? तेलंगाना। तो तेलंगाना में पहली डिजिटल नेशनल म्यूजियम बन रही है। तो ये है हमारे जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है। और ये जो म्यूजियम है ये भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो मैंने बताया भारत श्री, जिसका गोल है डिजिटलाइज करना लगभग 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शन को, उसके अंतर्गत बनाई गई है। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी पढ़ा, रिवीजन भी किया, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकल के आए, 10 क्वेश्चन का आंसर जाना। ECGC बता रखा है, फिर से बता रही हूँ, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। जो कर रहे हैं क्लास, जो नहीं जानते वो बताएं इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल बता रखा है क्या होता है ECGC। कोई भी इकोनॉमी क्या चाहती है? बिल्कुल चाहती है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़े। क्यों? एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री के लिए अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे आएंगे, है ना? तो लोग तो एक्सपोर्ट करेंगे। बट अभी बताओ कितना सारा डिसस्टेबिलिटी हो रहा है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। रेड सी हो गया, फिर पनामा कैनाल सूख रहा है, बहुत सारा कुछ हो रहा है। तो एक्सपोर्टर्स जो है वो रिस्क लेंगे क्या एक्सपोर्ट करने का? बिल्कुल नहीं रिस्क लेंगे। लेकिन कंट्री तो चाहेगी ना, हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो चाहेगी ना कि एक्सपोर्ट बढ़े। तो उसी को बढ़ाने के लिए ये ECGC लाया है। ये कॉरपोरेशन है जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। अगर आपका जो भी पैसा है जो एक्सपोर्ट पे लग रहा है वो आपको नहीं मिलता है, उस चीज़ का वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगा। तो आप बताओ उसका फुल फॉर्म क्या होगा? मैंने आपको बता दिया कि कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन तो सब में है, यही एलिमिनेट होगा। जो जानते भी होंगे वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। पता है किसमें किसमें? कंसोलिडेटेड में होंगे और क्रेडिट में होंगे। ECGC का मतलब क्या है? निर्यात ऋण और गारंटी निगम। यार मैंने इतना कहानी बता दिया तो आप शायद अब तो थोड़ा एलिमिनेट कर लोगे ना। गारंटी दे रहे हैं किस चीज़ की? इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर आपका पैसा डूबा तो हम हैं यहाँ पे। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, निर्यात ऋण और गारंटी निगम। चलो इतना कहानी बताया, वो उसी का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ECGC फाउंड किया गया था, इनकरेज करेगा एक्सपोर्टर्स को ताकि हम उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके, ताकि अगर उनको कोई मतलब नन पेमेंट होता है, उसका अगर रिस्क है तो उसका हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर वो ओवरसीज भेज रहे हैं, क्यों रिस्क होगा? जितना भी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रीजन है उसके चलते, ठीक है। ये किसके अंडर में आता है? ये कॉर्पोरेशन इंटायरली आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में। और उसके बाद फिर ये जो है ये मतलब 1957 में आया था, उस टाइम इसका नाम रखा गया था एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कंपनी, और उसके बाद उसका नाम चेंज हो गया और लास्ट में आया ECGC। आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जानिए ECGC होता क्या है, क्यों लाया गया। हाल ही में ज्वेलरी वगैरह भी इसके एम्बिट के अंदर में आई है, मतलब अगर आप ज्वेलरी वगैरह भेज रहे हो तो सरकार आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगी,
समझे? बिल्कुल समझे। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली टेबल्ड, जो मैंने अभी बताया ना आपको, क्या बताया, चोरी करोगे, पेपर लीक करोगे तो 10 करोड़ नहीं 1 करोड़ 10 साल की सजा होगी। सेम टू सेम वैसा ही लॉ एक स्टेट ने लाया है। कौन से स्टेट ने लाया है, ये क्वेश्चन है, आंसर आप बताइए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रस्तावित केंद्रीय कानून के समान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए उपाय विधेयक 2024 पेश किया है? बिल्कुल सेम टू सेम किया है। किसने किया है? बिहार? नहीं बिहार में क्या आया था अभी तक? बिहार में हमने पढ़ा था नीतीश चचा, नीतीश डिवाइस। क्या था ये नीतीश डिवाइस? आधा घंटा पहले आपको मैसेज भेज देगा कि भागिए, बारिश आ रहा है, भागिए, थंडर आ रहा है, भागिए, बहुत गर्मी है। नहीं भागेंगे तो डिवाइस गर्म हो जाएगा। नहीं, बिहार नहीं होगा तब तो हटाओ। उड़ीसा अभी बताया, सिमलीपाल। उसके अलावा एक और चीज बताया था, याद है क्या? तालाबीर थर्मल पावर प्लांट, कुछ याद आया? बायोमास को फायरिंग, क्या कहा था उसमें? कहा था कि कोल, जो भी हमारा थर्मल पावर प्लांट है उसमें कोल यूज होता है, उस कोल में से हटा के थोड़ा सा बायोमास डाल देंगे तो थोड़ा सा तो पोल्यूशन कम होगा। ये वाला चीज कहाँ हो रहा है? तालाबीर में हो रहा है। तालाबीर कहाँ है? उड़ीसा में है। तो ये दोनों तो कट गया। अब बताओ कर्नाटक, ये तो बड़ा बोइंग है, मोदी जी ने स्टार्ट करवाया है क्या बोइंग का सेंटर? कहाँ? कर्नाटक में, ये भी गया। असम, असम में भी कुछ हुआ था। नहीं यार अभी तक तो नहीं याद आ रहा। असम लाया है ऐसे, अच्छा काम किया असम ने भी। नहीं बिल्कुल सेम टू सेम ले आए, खुश हो गए सबके सब। तो असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली लाया है ये जो मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस रिक्रूटमेंट बिल, जो जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें पेपर लीक होता है ये सबको रोका जा सके और एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट हो, फेयर तरीके से हो, ताकि जो हमारा जो यंग जनरेशन है उसका वक्त ना ज़ाया हो। इसके लिए सेम टू सेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल लाई है, सेम टू सेम पक्का डिट्टो कॉपी असम भी ला रहा है। चलो फैक्चुअल है, ONGC सी सर्वाइवल सेंटर इनॉग्रेट हुआ है। कहाँ हुआ है आप बताइए? प्लेसेस वाले न्यूज काफी आ रहे हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की समुद्री जीवन रक्षा केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? एलिमिनेट करें क्या? फेवरेट काम हो गया ना, असम। चलो असम में क्या हुआ था? डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ में क्या हुआ था? योगा और नेचुरोपैथी के लिए पहला हॉस्पिटल नॉर्थ ईस्ट का एस्टैब्लिश हुआ था, जिसमें 100 बेड रहेंगे। चला गया असम। लद्दाख अभी बताया क्या? हिमिश नेशनल पार्क। हिमिश नेशनल पार्क अभी कहाँ बताया? अरे बताया ना स्नो लिपर्ड के बारे में। तो सबसे ज्यादा स्नो लिपर्ड इसमें, इसलिए तो लद्दाख नंबर 1 पे है स्नो लिपर्ड के काउंट में। लद्दाख भी गया। गोवा चल रहा है, क्या चल रहा है? मोदी जी गए हुए हैं वहीं तो। इंडिया एनर्जी वीक कहाँ चल रहा है? गोवा में चल रहा है। बिहार बता रखा है। तो कहाँ होगा यार? सब तो एलिमिनेट हो गए, कोई बचा? देखो हमेशा एलिमिनेशन काम नहीं करता, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। गोवा तो प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे ONGC का सी सर्वाइवल सेंटर स्टार्ट किया है, गोवा में इनॉग्रेट किया है। यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेंगी ताकि जितने भी मतलब इंसिडेंट्स होते हैं आजकल मैरीटाइम में या फिर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए ऐसा सेंटर लाया गया है। कहाँ लाया गया है? गोवा में लाया गया है। आपको लग रहा होगा कितने सारे न्यूज़ है, कैसे याद रहेगा? बिल्कुल चिंता मत करना है, हम रिवाइज करेंगे, पढ़ाई करेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे साथ साथ। चलो विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, किसने स्टार्ट किया है? हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने शुरू किया है? बताओ बताओ। कल ही बताया था ना, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज कौन लाता है, जिसमें हम जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह है उनका क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा हमें प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा आगे कौन सा स्टेट है इसके बारे में बताया। कौन सा स्टेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का बताया। ये कल हम बता चुके हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन का वो था, एनालिसिस था, कल ही बताया था। देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो फिर से जाके देखिए। किसने लाया था? मॉसपी में। तो ये तो गया। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मेरा घर मेरी धरोहर, ये भी गया। चलो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड बता रखा है क्या? पोर्टल बनाया था, जो बच्चों जो जुवेनाइल कस्टडी के अंदर में रहते हैं उनको वापस से रिपेट्रिएट किया जाएगा, मतलब उनके ओरिजिनल लोकेशन पे भेजाया जाएगा। कौन सा पोर्टल था, नाम बताइए आप?
आंसर इसका होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए इसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। तो यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे और स्किल डेवलपमेंट जो है उन्होंने ये लॉन्च किया है विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम के अंतर्गत हम हाई लेवल का हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो नहीं अफोर्ड कर सकते, और ये सेकेंडरी टू हायर एजुकेशन के लिए होगा। ओके, चलो उसके बाद है ये भी बानरघट्टा नेशनल पार्क का फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टैटिक पार्ट है, करंट से लिंक है, अभी न्यूज में आया हुआ है, बताओ कहाँ है? बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कोचिन पढ़ा था अभी, कोचिन केरला, कोटेक्स का मसाला वाला कॉन्फ्रेंस कहाँ? कोचिन केरला। बेंगलुरु, यार बेंगलुरु में तो कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, नहीं पढ़ा है, तो है ये बेंगलुरु में। क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि इसमें से कहा गया है कि हम 6 लेन का हाईवे प्रोजेक्ट बनाएंगे। ऑब्वियसली ये नेशनल पार्क है, इसके अंदर से अगर नेशनल हाईवे है, इसके आसपास से भी नेशनल हाईवे जाएगा, तो यहाँ पे जितने भी वाइल्ड लाइफ जो है उनको कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो इन्वायरमेंट पे उसका बुरा इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, इसीलिए एक टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें जो भी काम करना है इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों को हैंड इन हैंड ही काम करना है, ताकि हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबली हो सके। तो ये था बानेरघट्टा नेशनल पार्क, कहाँ हो रहा है, कहाँ है ये? बेंगलुरु। क्यों है न्यूज़ में, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो, तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है 6 लेन एलिवेटेड हाईवे थ्रू बैंगलोर का बानरघट्टा नेशनल पार्क, जिसके चलते प्रोटेस्ट हो रहा है जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा वाइल्ड लाइफ और उसके हैबिटेट को। ये जो है एशियन एलिफेंट्स और टाइगर है, इनका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और ये सब इंडेंजर्ड स्पीसीज भी यहाँ पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बानरघट्टा नेशनल पार्क में। कहाँ है बानरघट्टा नेशनल पार्क? बेंगलुरु में है बानरघट्टा नेशनल पार्क। तो ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।